क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर है 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? और इटली जो है वो यूरोप महादेश में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? वियना कांग्रेस द्वारा वियना सम्मेलन हुआ जिसमें वो राजवंश की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये मेजनी इटली के निवासी थे और इनका संबंध देखिए कहाँ था, कार्बोनारी। ठीक है, मेजनी का संबंध इसी दल से। नंबर बी इसका राइट आंसर। चौथा देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का मतलब है इटली को एक होने में और जर्मनी को एक होने में, ठीक है, कौन इसके विरुद्ध था, कौन नहीं चाहता था, कौन सा देश? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी और इटली को एकीकरण चाहता किया, काफ़ी मदद किया, लेकिन ये जो देश था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पांचवा देखिए क्या है, काउंट कावूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये रहे काउंट कावूर, इनको विक्टर एनुअल ने काउंट कावूर को प्रधानमंत्री पद। ऑप्शन नंबर सी इसका। 6 नंबर देखिए क्या है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये रहे गैरीबाल्डी, ये पेशे से क्या थे? यहाँ पे देखिए नाविक थे, यानी नाव चलाने वाले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 7वां देखिए, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जर्मनी देखिए 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, यानी बटा हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, 1806 में जर्मनी प्रदेशों को जीतकर एक राइन राज्य का निर्माण किया, यानी जर्मनी राइन का निर्माण किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। इसका राइट आंसर हो गया। 8वां देखिए क्या है, जाल वेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आर्थिक व्यापारिक समानता, यानी व्यापार लोगों की, जो व्यापार करते थे व्यापारियों की एक संस्था थी, जाल वेरिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 9 देखिए, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया, किसने दिया था? यहाँ पे देखिए रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन यहाँ पे किसने दिया? बिस्मार्क ने दिया। किसने? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 10वां देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तिथि बताना है हमें। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871। 10 मई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 1871। 11 क्या है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किसके लिए? यूरोप वासियों के लिए। यूनानी सभ्यता संस्कृति काफ़ी विख्यात थी, काफ़ी प्रगति पर थी, साहित्य प्रगति, विचार, दार्शनिक, कला, चिकित्सा विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 देखिए, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई तुर्की के। इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसकी संख्या है टोटल 6। आइए देखते हैं पहला क्या है इसमें। करें कि युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे क्या भरना है आपको भरना है सेडान। ठीक है, सेडान के युद्ध में। दूसरा देखिए, सेडोवा का युद्ध खाली स्थान और खाली स्थान के बीच हुआ। तो सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। तो यहाँ पे होगा आपका फ्रांस और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रसा। तीसरा, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने युग का अंत कर दिया। तो किस युग का अंत कर दिया? पुरातन युग का अंत कर दिया। पुरातन युग का अंत कर दिया। इसके बाद देखिए चौथा, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ रहते थे जो इटली से बचा रहा, तो ये रहते थे पोप। कौन रहते थे? पोप रहते थे, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। ठीक है, इटली के प्रभाव से बचा रहा। 5वां, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेविरिया के शासक को वहाँ का राजा घोषित किया गया। क्या भरना है यहाँ पे? तो वो शासक थे ओटो। कौन थे? ओटो। आपको भरना है ओटो। इसके बाद देखिए हम देखेंगे 5वां, हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट। तो ये समाप्त हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति। मिलान संबंधी प्रश्नों को क्या है देखिए यहाँ पे, मेजनी, हिंगेल, बिस्मार्क, विक्टर एनुअल। तो इनका सही मिलान हमें करना है। तो आइए करते हैं। देखिए यहाँ पे मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी जो था वो इटली का था। एक का हो गया ख। ऐसे हिगेल,
हेगेल कौन था? एक दार्शनिक था। 2 का हो गया क। इस तरीके से बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था। ठीक है, तो ये हो गया 3 का ख। और ये चौथा हो गया विक्टर एमेनुएल, एक राजनीतिज्ञ था। तो पहला तो हमने कर लिया। इसके बाद दूसरा देखिए, समूह अ और समूह ब में मिलान करना है। वियना सम्मेलन हुआ था 1815, एक का होगा घ। मेटरनिक का पतन हुआ था ग 1848 में, और इसकी शुरुआत 1815 में हुई और पतन 1848 में हुआ। इटली का एकीकरण हुआ 1871 में, और सेडान का युद्ध हुआ 1870 में। ठीक है, ये मिला लेना है। इसके बाद तीसरा देखिए मिलान संबंध, देखिए क्या है, कोसुद। ये कौन थे कोसुद? हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता थे। इसके बाद दूसरा, एड्रियान फल की संधि हुई 1829 में, 2 का ग होगा। तीसरा, यूनान की स्वतंत्रता प्राप्त हुई घ 1832 में, पोलैंड 1863 में। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 20 शब्दों में इसका आंसर देना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? राष्ट्रवाद का मतलब हम समझें कि कोई भी व्यक्ति को अपने देश से जब प्यार होता है, लगाव होता है, ठीक है, वो उसका देश श्रेष्ठ लगता है, तो वो कहलाती है राष्ट्रवाद की भावना। ऐसे करना है आपको। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो उन लोगों द्वारा व्यक्त की जाती है जो ये मानते हैं कि उनका राष्ट्र अन्य सभी से श्रेष्ठ है, वो राष्ट्रवाद हो गया। श्रेष्ठता की भावनाएं जो होती है अक्सर साझा जातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति या सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है। उन्हें लगता है कि मेरा भाषा जो है, मेरा धर्म जो है, ठीक है, मेरी संस्कृति जो है, वो श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, और ये होनी भी चाहिए। किसी भी व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, तो वही कहलाती है राष्ट्रवाद। तो पहला का आंसर आपको यही लिख करना है। दूसरा देखिए क्या है, मेजनी कौन था, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। देखिए ये रहे मेजनी। तो आपको ऐसे करना है, देखिए मेजनी इटली के, पहले आपको लिखना है मेजनी इटली के साहित्यकार, ठीक है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था, लेकिन यह तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये भी लिखना है, सन 1831 ईस्वी में उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। तो ये समझ में आ गया कि मेजनी कौन थे। ये मेजनी इटली के निवासी थे, और ये साथ साथ साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों वाले ये समर्थक सेनापति थे। ठीक है, तो यही सारे आपको लिखने हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं वही लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तीसरा देखिए क्या प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो प्रश्न का मतलब समझिए, एकीकरण का मतलब होता है एक करना। जर्मनी उस समय, ठीक है, बीते समय में काफ़ी खंडों में विभाजित था, तो जर्मनी को उनको सभी खंडों को जोड़कर एक करना, एक समूह में लाना, वो कहलाता है एकीकरण। तो कौन कौन सी बाधाएं थी जर्मनी को एक करने की, वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए जर्मनी कई खंडों में विभाजित था, तो क्या बाधाएं थी जर्मनी में? ये लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, ये कई खंडों में विभाजित था, लगभग 300। इनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। ठीक है, तो कैसे करना है आपको आंसर? इस तरीके से आपको करना है। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला, जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्यों के खंडों में ये बटा था। कौन? जर्मनी। कि जर्मनी काफ़ी बड़े छोटे बड़े राज्यों में, खंडों में विभाजित होना ही ये सबसे बड़ी बाधाएं हो गई। दूसरा बाधा थी, जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं मौजूद होना, यानी वहाँ के लोगों में कोई राजनीतिक प्रवृत्ति का है, कोई सामाजिक विषमताएं हैं, यानी समाज में कोई अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, ठीक है, और धार्मिक विषमताएं हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, तो ये सारी मौजूद थी। ठीक है, विषमताएं थी। तीसरा, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लोग अपने राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं रखते थे, वो विरोधी थे, उग्र हो चुके थे, उनसे राष्ट्र से कोई लगाव नहीं था, राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। चौथा, शक्तिशाली राज्य, प्रसा द्वारा एक राज्य है जर्मनी में, प्रसा वो जो शक्तिशाली राज्य है वो अन्य राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखता था। तो ये 4 बाधाएं हो गई जर्मनी को एक करने में। समझ गए आप? यही लिखना है आपको। आखिरी प्रश्न देखिए 4 नंबर, मेटरनिक युग क्या है?
मेटरनिक एक शासक था, ठीक है, कहाँ का शासक था, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ये कब शासन किया और कब शासन इसका अंत हुआ, यानी उसका शासन अवधि ही बताना है, वो उसका युग हो गया, ठीक है। मेटरनिक कब शासन किया, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार करना है। देखिए यहाँ पे मेटरनिक का युग क्या है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच समय काल में यूरोप में जो समय काल है उस यूरोप को मेटरनिक का युग कहा जाता है। और भी लिखना है आपको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ये है मेटरनिक। तो वो लिखने के बाद आपको थोड़ा सा ये भी लिख लेना है कि मेटरनिक का जो युग प्रारंभ हुआ 1815 से वियना सम्मेलन के मेज़बानी से। जब वियना सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो वेटरनी का युग प्रारंभ हुआ और वेटरनी का युग अंत हुआ 1848 के क्रांति के पश्चात इनका युग का अंत हो गया। ये बातें आपको लिख लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।